नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 144 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा दक्षिण एशिया में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले चैप्टर का एक इंट्रो दिया है। तो देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि दक्षिण एशिया की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, इन सभी देशों की हम बात करते हैं। तो जब आप इन सभी देशों का इतिहास देखोगे तो इन सभी देशों का जो इतिहास है वो हजारों वर्षों पुराना है। और यहाँ की जो एक संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति है, बहुत सारी विविधताएं हैं। और इस क्षेत्र पर बार बार विदेशी आक्रमण हुए हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करते हैं तो इन देशों ने बार बार मध्य एशियाई देशों का आक्रमण झेला है। लाइक डैट जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन काल से ही आर्य जनजातियों ने, यूनानियों ने, शक ने, हुड ने, तुर्क और अफगानी लोगों ने, मुगल और अन्य लोगों ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया। लेकिन इन सभी आक्रमणों की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता ये थी कि आक्रमणकारी आएंगे इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में ही बस जाएंगे। धीरे धीरे करके इसी ही संस्कृति को अडॉप्ट कर लेंगे। ये माना जाएगा कि इन लोगों का भारतीयकरण हो गया था। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री जानते हैं, अगर आपने अतीत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भारत पर या फिर श्रीलंका पर आप देखें, नेपाल भूटान की बात करें तो जिन भी देशों ने यहाँ पर आक्रमण किया है तो धीरे धीरे यहीं बस गए हैं और यहाँ के कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन जब हम बात की बात करें, जब यूरोपीय लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया, जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, ब्रिटिश हो गए, तो इन लोगों का शासन अलग प्रकार का था। ये लोग एक तरीके से ना अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए आए थे, अपने आर्थिक लाभ के लिए आए थे। तो ऐसे में इन सभी शक्तियों में, चाहे वो पुर्तगालियों, डच हो, फ्रांसीसी हो, ब्रिटिश हो, इन सभी में ना वर्चस्ववाद के लिए एक संघर्ष हुआ जिसे ब्रिटिश ने जीता। तो ऐसे में दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों पर ब्रिटिश का ही नियंत्रण रहा और बड़े पैमाने पर इन्होंने इस पूरे के पूरे क्षेत्र को आर्थिक रूप से कंट्रोल कर लिया। तो ये इस चैप्टर का इंट्रो है। तो इंट्रो में हमने ये पढ़ लिया कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो आपको पता है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इसके अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सब दक्षिण एशिया के देश हैं। और इन देशों का इतिहास क्या है? इन देशों का इतिहास ये है कि लगातार इन पर भारी आक्रमण हुए हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करेंगे तो आर्य लोगों के, यूनानी लोगों के, शक लोगों के, हुन लोगों के, तुर्क अफगान लोगों के और मुगलों के इन क्षेत्रों पर आक्रमण हुए हैं। आगे चलकर लेकिन पुर्तगालियों के, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के भी आक्रमण हुए। लेकिन जो यूरोपीय आक्रमण है और जो मध्य एशियाई राजाओं के आक्रमण है, उन दोनों में अंतर है। यूरोपीय लोगों का जो आक्रमण है वो शोषण के लिए होगा, आर्थिक रूप से शोषण के लिए होगा, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए होगा और अपने कल्चर को फैलाने के लिए होगा। लेकिन बाहरी लोगों का जो आक्रमण हुआ था, चाहे वो शकों का हो, हुडों का हो या किसी का भी हो, मुगलों का हो, इन लोगों ने भारतीय क्षेत्र पर शासन किया और यहाँ के कल्चर को उन्होंने कहीं ना कहीं अडॉप्ट भी किया। यहाँ के कल्चर को उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार लिया और आगे चलकर उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति में शामिल हो गई। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद। तो देखो, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है देशभक्ति की भावना। हर एक व्यक्ति अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ हो। लेकिन ये राष्ट्रवाद की भावना पहले भारत में नहीं थी। या जब भी हम भारत की बात करेंगे, यानी कि जब जब मैं भारत में बोलूँगा तब तब आप उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी शामिल करके रखेंगे, क्योंकि हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। और आपको पता है, जब जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी शामिल करते हैं। तो जब जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं। तो जब हमारा ब्रिटिश रूप से औपनिवेशिक शोषण हुआ, हमारा बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण हुआ, हर एक व्यक्ति को ये लगा कि जो ये बाहरी शक्तियाँ हैं ये हमारा शोषण कर रही हैं, ये हमारे आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रही हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जो पड़ रही है, बार बार अकाल जो हो रहे हैं, इन अकालों की वजह से जो लाखों लोग मर रहे हैं, उसका कारण केवल और केवल ब्रिटिश हैं। तो सभी लोगों में राजनीतिक रूप से अवेयरनेस आई, सभी लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हुए और फिर दक्षिण एशिया के देशों में राष्ट्रवाद आया। फिर अन्य दक्षिण एशियाई देशों की बात की जाए तो यहाँ पर औपनिवेशिक शासन के तीन पैटर्न थे। यानी कि जो ब्रिटिश शासन था ये तीन तरीके से इन क्षेत्रों में शासन कर रहा था। पहला तरीका तो ये था कि ये डायरेक्ट रूप से सभी देशों की राजनीति को प्रभावित कर रहा था, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा था। जैसे कि भारत भारत में उसने आर्थिक रूप से शासन किया, राजनीतिक रूप से भी शासन किया। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को इन्होंने अपनी क्राउन कॉलोनी के रूप में स्थापित किया, जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन थी। इसी प्रकार से नेपाल, भूटान और मालदीव की जब आप बात करोगे
तो ये इनके छोटे उपनिवेश थे। तो ऐसे में इन्होंने पता है क्या करा ब्रिटिश ने, इन्होंने कहा कि अंदर की राजनीति जैसे मर्जी वैसे चलाओ, बाहर की राजनीति हम चलाएंगे। यानी कि जब आप नेपाल की बात करोगे, भूटान की बात करोगे, मालदीव की बात करोगे, तो इन्होंने ना इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप नहीं किया, इनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, बशर्ते अपना इनका प्रॉफिट होने लगा। तो जब आप अंग्रेजों की बात करोगे तो इन्होंने दक्षिण एशिया के देशों में तीन तरीके से शासन किया है। कुछ देशों में इन्होंने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट का मतलब इंडिया। इंडिया में इन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से राजनीति को भी प्रभावित किया और आर्थिक नीति को भी प्रभावित किया, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी इन्होंने चीज़ों को प्रभावित किया। लेकिन जब आप श्रीलंका को देखोगे तो श्रीलंका को ताज के शासन यानी क्राउन शासन के अंतर्गत रखा गया, ब्रिटेन की संसद के माध्यम से यहाँ पर कंट्रोल किया गया। तो वहीं जब आप नेपाल को देखोगे, भूटान को देखोगे, मालदीव को देखोगे, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो अंदर की इनकी सत्ता चल रही थी, जैसे भी राजतंत्र चल रहा था, जिस भी हिसाब से चल रहा था मामला, उसको वैसे ही चलने दिया, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन बाहरी मामले इन्होंने अपने ही नियंत्रण में रखे, जैसे कि चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो दक्षिण एशिया में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है वो इसी औपनिवेशिक शोषण की वजह से हुआ है, इसी औपनिवेशिक अधीनता की वजह से हुआ है। जैसे जैसे लोगों में चेतना जगी, जैसे जैसे नया शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जैसे जैसे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला, जैसे जैसे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पता चला, वैसे वैसे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रज्वलित होने लगी। परिणामतः सभी लोगों ने मिलकर आज़ादी के लिए आंदोलन रखे, आज़ादी के लिए हिंसक झड़पें हुई, आज़ादी के लिए हिंसक लड़ाइयाँ हुई, कई बार अहिंसक सत्याग्रह भी करे गए, असहयोग आंदोलन चलाए गए। इसी प्रकार से दक्षिण एशिया के सभी देशों में कुछ इसी प्रकार से चीज़ें हुई। बस कई बार चीज़ों ने हिंसा का रूप ले लिया और कई बार अहिंसक रूप से। राष्ट्रवाद धीरे धीरे करके एक रचनात्मक शक्ति बन गया और स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय इनकी क्या हो गई, प्रमुख डिमांड बन गई। तो इस प्रकार से दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है वो औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप हुआ है। जब आप दक्षिण एशिया के स्वतंत्रता संग्राम पर नजर डालोगे तो इस चैप्टर में हर एक देश का बारी बारी से वर्णन किया गया है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा भाई, अब तक हमने ये पढ़ा दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि दक्षिण एशिया के देशों को बार बार बाहरी आक्रमणों का हमेशा शिकार होना पड़ा है। फिर हमने पढ़ा कि दक्षिण एशिया में उपनिवेशवाद की उत्पत्ति हुई और उपनिवेशवाद के विरोध में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, देशभक्ति की भावना का उदय हुआ। अब हम एक एक करके दक्षिण एशिया के सभी देशों में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति हुई, और इसकी शुरुआत हम करेंगे किससे, भारत से। तो भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है हम सभी को पता है। जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जहाज़ भारत में आएगा, जो कि महारानी एलिजाबेथ के चार्टर से साइन करवा के आएगा, यानी कि उनकी इजाज़त से आएगा। तो भारत में लेकिन एकदम से ही उपनिवेशी शासन की स्थापना नहीं हो गई। शुरुआत में अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने अब यहाँ के जो राजा थे, उस समय का जो मुगल दरबार था, उनसे परमिशन ली, धीरे धीरे करके व्यापार को आगे बढ़ाया। उसी समय आपको पता है भारत में फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, डचिस भी थे। इनके साथ अंग्रेजों ने विरोध किया, संघर्ष किए और परिणामतः ब्रिटिश जीत गए इस संघर्ष में। ऐसे करके धीरे धीरे करके उन्होंने भारत पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। बंगाल में 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल मिल गया। फिर उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता 1764 में, और इस प्रकार के धीरे धीरे करके उन्होंने भारत की सभी रियासतों को अपने कंट्रोल में कर लिया। परिणाम ये हुआ कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, और यहीं से शुरू होता है भारत का आर्थिक शोषण। बड़े पैमाने पर भारत की कृषि का शोषण किया गया, भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे इनका विनाश किया गया, भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया और एक नए तरीके से भारत का एकीकरण किया गया। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत की गई, नई एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत की गई, प्रेस की शुरुआत की गई। इस तरीके से भारत में एक तरीके से देखा जाए तो औपनिवेशिक विकास भी ब्रिटिश द्वारा किया गया। जब ब्रिटिश द्वारा ये औपनिवेशिक विकास किया जा रहा था, नई एजुकेशन पॉलिसीज़ लाई जा रही थी, भारत के लोगों को अपने हिसाब से वो लोग तैयार कर रहे थे, तो भारत में ऐसे में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जो शिक्षित वर्ग था, जो मध्यम वर्ग था। इस वर्ग में ये चेतना जागी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई देश किसी देश को गुलाम बना ले। तो ऐसे में जो ये नया वर्ग था, जो कि शिक्षित वर्ग था, जिसे साम्राज्यवाद का थोड़ा सा ज्ञान था, इन सभी लोगों ने धीरे धीरे अवेयरनेस फैलाई और हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो गए। जब आप भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन का इतिहास पढ़ोगे तो राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण 1885 से शुरू होता है, जब 1885 में भारत में कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। तो देखो भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। एओ ह्यूम द्वारा ये स्थापना की गई थी मुंबई में। तो भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस में अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से आज़ादी की बातें रखी गई।
इसे अलग अलग चरणों में बांटा गया है। तो कांग्रेस का जो पहला चरण था वो था 1885 टू 1905, यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस की जो गतिविधियां थी उनका पहला चरण माना जाता है। अगर हम इस चरण की विशेषताओं की बात करेंगे तो इस चरण में कांग्रेस ने बस देश भर में कई शाखाएं खोली, लोगों को राजनीतिक रूप से अवेयर किया। इतने नहीं, इस दौरान कुछ बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, एम जी रानाडे, एस एन बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम थे। सबसे बड़ी बात यह है 1885 लेके 1905 के चरण की, कि इस दौरान ना जितने भी जो नेता थे ये सब नरमपंथी थे। ये अनुनय विनय की नीति पर चलते थे। इनका मानना ये था कि ब्रिटेन की संसद में हम अपनी समस्याओं को रखेंगे, और ऐसे में जो ब्रिटिश हैं ये उदारवादी हैं, और ये ना हमारी समस्याओं पर ध्यान देंगे और धीरे धीरे करके वो भारत की समस्याओं को ख़त्म कर देंगे। लेकिन मुद्दा है ऐसा हुआ नहीं। ये लोग स्वतंत्रता तो चाहते ही नहीं थे। यानी कि कांग्रेस का जो पहला चरण था 1885 से लेकर 1905, इस दौरान के जो बड़े बड़े नेता थे ये प्रशासनिक सुधार चाहते थे, आर्थिक सुधार चाहते थे, राजनीतिक सुधार चाहते थे, लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। ये राजनीतिक स्तर पर इनकी डिमांड थी कि केंद्रीय जो काउंसिल्स हैं, जो सरकार बने, उसमें इन लोगों का भी योगदान हो। ये चाहते थे कि मताधिकार तो हो लेकिन ब्रिटिश शासन बना रहे। यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक स्वतंत्रता की डिमांड की ही नहीं गई। इन्होंने प्रशासनिक सुधारों की बात की गई, और उसके बाद आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की भी स्थापना हुई, जिसमें भारतीय लोगों को भी योगदान देने की बात की गई। आगे चलकर संवैधानिक आंदोलन चले, और धीरे धीरे करके इन लोगों ने जो अनुनय विनय की नीति अपनाई, अहिंसक नीति अपनाई। इन्होंने सोचा कि ब्रिटिश का हृदय परिवर्तित करके हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इनकी सारी नीतियाँ असफल हो गई। अब आप कहोगे इनकी नीति कैसे असफल हो गई, तो उसी समय ना एक नया गवर्नर जनरल आया था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने पता है क्या करा? लॉर्ड कर्जन जब भारत में आया तो ये बहुत ही ज़्यादा शोषणकारी वायसराय था। इसने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया। इसने 1905 में ये डिसाइड किया कि बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका है, और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू और मुस्लिम रहते हैं। हालांकि उसने ये कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे में प्रशासनिक सुविधा की वजह से बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। तो हालांकि ये विभाजन इसलिए था ताकि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर किया जाए। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की जैसे ही घोषणा करी, तो जो गर्मपंथी लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो हिंसा पर विश्वास करते थे, उनका मोह भंग हो गया कांग्रेस से। उनका ये मानना था कांग्रेस की जो अनुनय विनय की नीति है, कांग्रेस की जो हाथ जोड़कर चलने की नीति है, इससे कभी भी देश को स्वतंत्रता मिलेगी नहीं। ऐसे में इन लोगों ने कहा कि हिंसा के माध्यम से ही, अंग्रेजों को लूटपाट करके ही हम इस देश को आज़ादी करवा सकते हैं। ऐसे में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चला, जिसे हम भारत का पहला स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन में पता है क्या हुआ? इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्तु कपड़ों की होली जलाई गई, बड़े पैमाने पर कई कानून पारित किए गए, बच्चों ने स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया। इस दौरान बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे जो नेता थे, इन्होंने बड़े पैमाने पर स्वराज की बात करी, इन्होंने अपने शासन की बात करी। चरमपंथी नेताओं ने एक नया राजनीतिक दर्शन दिया, बड़े पैमाने पर दंगे फसाद किए गए, ब्रिटिश सरकार के साथ सभी संबंध तोड़ दिए गए, स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया, खादी को बढ़ावा दिया गया, ब्रिटिश सामानों का न सिर्फ बायकॉट किया गया बल्कि सरकारी उपाधियों को भी त्याग दिया गया, सरकारी पदों को भी त्याग दिया गया, सरकारी स्कूलों का भी बहिष्कार किया गया, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, देश के आर्थिक संसाधनों पर जोर दिया गया। राष्ट्रवादी जितने भी थे, इन्होंने राजनीतिक प्रचार प्रसार किया और सभी लोगों से ये अपील करी कि सभी लोग इन आंदोलनों में शामिल हों। ऐसे में लोगों का गौरव बढ़ा, स्वाभिमान की भावना आई, आत्मविश्वास आया। बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग के लोग जो थे, छात्र थे, युवाओं ने, सभी ने इन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस आंदोलन ने हिंदी विचारधाराओं को भी बढ़ावा दिया, हिंदू प्रतीकों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत का जो सेकुलरिज्म था वो धीरे धीरे नष्ट हो गया और हिंदूवाद को बढ़ावा मिला। तो यहाँ से यहाँ तक मुद्दा सिर्फ इतना था कि जब ब्रिटिश उपनिवेश शुरू हुआ भारत में, तो पहली बार जो ब्रिटिश विरोध में बात की गई वो शुरुआत हुई 1885 से। तो 1885 से लेकर 1905 तक किसका दौर था? कांग्रेस का पहला दौर था। इस दौर में क्या हुआ? इस दौर में शांति वार्ताएं की गई, अहिंसक तरीके से बातचीत की गई। जो ये बड़े बड़े नेता थे ये चाहते थे सिर्फ और सिर्फ काउंसिल्स में इनका स्थान मिलता रहे, आज़ादी की बात इन्होंने नहीं करी। लेकिन 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया तो कांग्रेस की एक नई विचारधारा शुरू हुई, जिसे गर्मपंथी विचारधारा कहते हैं। ये लोग अलग हो गए कांग्रेस से, और इनका ये मानना था कि हम प्रार्थना करके कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते। ये हिंसक गतिविधियों में विश्वास करते थे, और बंगाल विभाजन के दौरान ये गतिविधियां दिखाई भी दी। लेकिन आगे चलकर ब्रिटिश फौज के सामने ये लोग टिक नहीं सके, और परिणाम बहुत बुरा हुआ, और इस आंदोलन को बुरी तरीके से दबा दिया गया। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि बंगाल जो पहले भारत की राजधानी था, कलकत्ता जो भारत की राजधानी था, उसे हटाकर दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब आप भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास पढ़ोगे तो एक नया दौर शुरू होता है महात्मा गांधी के भारत में आने से। महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत आएंगे। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा। तो जब भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विश्व में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा तो भारत में जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये बहुत निम्न स्तर पर थी। क्योंकि अंग्रेजों का ध्यान तो किस पर था? युद्ध पे था। तो ऐसे में कृषि कीमतों में गिरावट आई, मध्य वर्ग में गरीबी और बढ़ी, युद्ध की वजह से जो कर्जा था उसकी वजह से मूल्य वृद्धि हुई, यानी गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, उत्पादन निम्न हो गया। और अंग्रेज जब इस युद्ध को जीत गए तो भारतीयों को लगा कि भारतीय लोगों को कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा। लेकिन पुरस्कार उसका कुछ नहीं मिला। अंग्रेजों ने ना एक कानून बना दिया 1919 का, और वो कानून था रोलेट एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से पता क्या करा गया? इस एक्ट में ये कह दिया गया, जितने भी लोग युद्ध के दौरान दंगे फसाद कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इन सबको जेल में डाल दो। बड़े पैमाने पर निवारक नजरबंदी का प्रयोग किया गया, सेंसरशिप कर दी गई पेपर पर, यानी कि प्रेस अब अंग्रेजों के खिलाफ खबरें नहीं छाप सकती। नागरिक स्वतंत्रताओं को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे में गांधी जी ने इन सब के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। इतना ही नहीं, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी इससे क्या हो गए? आहत हो गए। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने बड़े पैमाने पर भारत का दौरा किया और शुरुआत में छोटे छोटे आंदोलन किए, जैसे चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इतने नहीं खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद अगस्त 1920 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा आंदोलन चलाया, जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सभाओं का आयोजित किया गया। वकीलों से ये दरख्वास्त की गई कि वो लोग अदालतों को छोड़ दें। सभी लोगों से ये कहा गया कि वो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार कर दें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दें। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे कई अन्य लोगों ने अदालतें छोड़ दी और वो सब असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। बड़े पैमाने पर खादी को बढ़ावा दिया गया। लेकिन आगे चलकर यह आंदोलन हिंसक हो गया। गोरखपुर के एक चोरी चोरा गांव में चोरी चोरा कांड हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी क्या हो गए? आहत हो गए। उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता थी। लेकिन आंदोलन के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, भारत में सांप्रदायिकता बढ़ गई। 1928 में राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से नया स्वरूप मिला। यानी कि देखो, पहला मुद्दा कब से कब तक चला है? 1885 से लेकर 1905 तक, जहां कांग्रेस क्या कर रही है? अपनी बातें अंग्रेजों के सामने रख रही है। 1905 में क्या होगा? पहला बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन होगा, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में होगा। फिर गांधी आएंगे और असहयोग आंदोलन चलाएंगे। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की क्या हो जाएगी? गिरफ्तारी हो जाएगी और 6 साल तक मामला ठप पड़ जाएगा। लेकिन 1928 में फिर से एक मुद्दा बनेगा, साइमन कमीशन, जो कि भारत में आएगा। और साइमन कमीशन को इसलिए भेजा जाएगा ताकि वो भारत में कानूनी परिस्थितियों की जांच कर सके और नए कानून के लिए अपनी सिफारिशें कर सके। लेकिन साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए गए, उसे काली झंडी दिखाई गई। और यहाँ से गांधी जी को एक मुद्दा मिल गया और यहीं से गांधी जी ने क्या करा? दांडी मार्च की शुरुआत करी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करी। तो जब आप भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास पढ़ते हो तो गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन हमें दिखाई देते हैं, एक असहयोग आंदोलन, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक भारत छोड़ो आंदोलन। तो 31 दिसंबर 1929 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया कि अब हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। तो नमक आंदोलन के दौरान नमक प्रतिबंध के लिए आवाज़ें उठाई गई। बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में महिलाएं शामिल हुई। शराब की दुकानों को बंद करने की बात की गई, अफीम के गढ़ों को खत्म करने की बात की गई, विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरने दिए गए। युवा और बूढ़ों से सबसे कहा गया कि आप खादी में कार्य करो, विदेशी कपड़ों को जला दो। हिंदुओं में जो छुआछूत की समस्या थी उसे खत्म करने की बात की गई। छात्रों को कहा गया कि सरकारी स्कूल छोड़ दो, हर सरकारी चीज़ का बाइकआउट कर दो। लेकिन अंग्रेजों ने भी पता है क्या करा? अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी। इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेसों को बंद कर दिया, 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद गांधी और इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के माध्यम से लोगों को रिहा करने की बात की गई और इसी दौरान भगत सिंह को फांसी दी गई। इसी दौरान ये सारी घटनाएं एक साथ चल रही हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के तख्ते से झूल गए। चंद्रशेखर आज़ाद आगे अंग्रेजों से शहादत करते हुए, अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए शहादत को प्राप्त हुए। आगे चलकर इन सब का परिणाम ये हुआ कि 1935 में अंग्रेजों को दबाव में आकर भारत सरकार अधिनियम पास करना पड़ा और भारत में पहली बार ये कहा गया कि लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, सीमित मताधिकार मिलेगा और भारतीय लोग इस चुनाव में लड़ सकेंगे। लेकिन ये चुनाव भी भारत के लिए ना अभिशाप साबित हुआ। इस चुनाव के माध्यम से मुस्लिम लीग को अपनी कमजोरी पता चल गई। मुस्लिम लीग को ये पता चल गया कि वो भारत में कभी भी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाएगी, कभी भी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसे में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के मन में ये आ गया कि हम अल्पसंख्यक नहीं बल्कि हम बहुत ही कम संख्या में हैं और कभी भी भारत में अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। परिणाम था, मार्च 1940 में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसने कहा भारत एक नहीं बल्कि दो कौमों का राष्ट्र है। ऐसे में दो देश अलग अलग होने चाहिए, एक भारत और एक मुसलमानों के लिए पाकिस्तान।
ऐसे में शुरुआत में इस विचार को खारिज कर दिया गया, लेकिन आगे चलकर इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे देश का विभाजन हो गया। हमारा देश दो भागों में बंट गया। इसी दौरान एक घटना घटी, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं से बिना पूछे हुए भारत को अपनी तरफ से युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी कि भारतीय लोग अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़ें। लेकिन अंग्रेजों ने, भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये कहा कि जब तक आप हमें आज़ादी लिखकर नहीं दोगे तब तक हम आपकी तरफ से युद्ध नहीं लड़ेंगे। ऐसे में भारत में अलग अलग दृष्टिकोण हो गए। सुभाष चंद्र बोस युद्ध लड़ने जापान की तरफ से चले गए, जर्मनी इटली की तरफ से युद्ध लड़ने चले गए, ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी। इधर गांधी ने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही गांधी सहित बड़े बड़े नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जनता रुकी नहीं। जनता ने अपने अपने स्तर पर आंदोलन शुरू करे, बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गए, मारकाट शुरू हो गई, हिंसक गतिरोध शुरू हो गए। और इस समय कांग्रेस के सारे बड़े नेता जेल में थे और जनता में सिर्फ और सिर्फ थी मुस्लिम लीग, और जिन्ना ने अपना काम करना शुरू कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों की हालात बहुत ख़राब हो चुकी थी। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो चुकी थी। अमेरिका और रूस दोनों ये चाहते थे कि उपनिवेशवाद से मुक्ति मिले सभी देशों को। ब्रिटेन में चुनाव हुआ और ब्रिटेन में एक नई पार्टी बनी, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, और ऐसे में उसने एक मिशन भारत में भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ, और नए भारत के लिए एक नई संविधान सभा की बात की गई। और संविधान सभा को यह काम सौंपा गया कि नए नवेले भारत के लिए एक नियमों और कानूनों का दस्तावेज तैयार करें। लेकिन मुद्दा यहीं पर नहीं रुका। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उसने एक अलग पाकिस्तान की डिमांड मांगी, और आखिरकार 1946 के बाद, बड़े रक्तपात के बाद, लाखों लोगों के मारे जाने के बाद, महिलाओं के बलात्कार हो जाने के बाद दो सीमाएं तय कर दी गई, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। और अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। ये है भारत के राष्ट्रवाद की कहानी, ये है भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की कहानी, ये है भारत की आज़ादी कहानी, जो चंद शब्दों में इस चैप्टर में बताई गई है। आई होप सो अगर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आएगा तो आप पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखोगे। सबसे पहले आप कांग्रेस की बात बताओगे 1885 से 1905, फिर आप बंगाल विभाजन की बात बताओगे, है ना। फिर आप किसके बारे में बताओगे, फिर आप गांधी युग के बारे में बताओगे, फिर आप असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब की आप डीपली चर्चा करोगे। आफ्टर डैट मुस्लिम लीग के बारे में बताओगे, और फिर देश का विभाजन होगा, और फिर देश को आज़ादी मिलेगी। इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बांटना। जब आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताओगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपको नंबर फिर वहाँ ज़्यादा नहीं मिलेंगे। भारत के बाद आगे इस चैप्टर में चर्चा पाकिस्तान की गई है, और इसी प्रकार से दक्षिण एशिया के अन्य देशों की भी चर्चा की गई है। तो देखिए लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर भी कम से कम 30 पेज का है। तो इसीलिए ना इसके बाद की जो चर्चा है वो इस चैप्टर के हम पार्ट 2 पार्ट 3 में करेंगे। लगभग 3 पार्ट बनेंगे इस चैप्टर के, तो हर पार्ट को आप ध्यान सुनना ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। आज के इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई हों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।